प्यारे बच्चों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, पुनः एक नए टॉपिक के साथ हमारे YouTube चैनल पर आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर रहेगा। इसी सीरीज में चलते हुए हमारा ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर को लेके, और मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपसे इस चैप्टर के कुछ बेसिक फैक्ट के ऊपर बात करूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा जो प्रयास है ये अच्छा लगा होगा। और उसी स्पॉट में, उसी फीडबैक के दौरान मैं आपको एक नए टॉपिक से आज रूबरू कराऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक था, मास डिफेक्ट के बारे में बात की थी। उसी को हमने कोरिलेट करके मास एनर्जी इक्विवेलेंस से भी कोरिलेट किया था, और उसके बाद हमने बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर चर्चा की थी, और उसके एक दो न्यूमेरिकल भी करके देखे थे कि किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जो बाइंडिंग एनर्जी थी, एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हम सबको पता है कि न्यूक्लियन प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। वो टाइटली बाउंड हैं एक दूसरे से, एक छोटे से स्पेयर के अंदर, छोटा टिनी पार्ट स्पेस में वो टाइटली बाउंड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इतने कम स्पेस में अगर इतने टाइटली बाउंड है तो कुछ ना कुछ उन्होंने एनर्जी रिलीज की होगी। और वो जो एनर्जी रिलीज की है, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द compact in a small tiny space, that released energy is known as the binding energy. उसी क्रम में हम आगे चलें कि हम इस बाइंडिंग एनर्जी को जो रिलीज हुई उसको तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इस एनर्जी का पता लगाना हो, हमें इसकी मेजरमेंट करनी हो, तो क्या करें? हम उन जो न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड है न्यूक्लियन, उनको हम एनर्जी प्रोवाइड करें, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें या इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करें कि उनको सेपरेट करें एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। जब वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, समझ लिए इतनी ही एनर्जी की जरूरत है वापिस उनको क्लोज लाने में। ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट था। अब यही चीज हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का मास नंबर के साथ एक कोरिलेशन करने से एक नई टाइप की एनर्जी निकलती है, जिसको हम बोलते हैं, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियन ज्यादा अमाउंट में है, हम एक एक न्यूक्लियन की एनर्जी नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे? एवरेज एनर्जी निकाल लेंगे उस न्यूक्लियस में जो वो न्यूक्लियन टाइटली बाउंड है। और मान लीजिए, सपोज करो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं ए। ए यहाँ एटॉमिक मास नंबर है। हम इस पूरे न्यूक्लियस की एनर्जी को कैलकुलेट कर लें, उसको बोल दिया ई बाइंडिंग एनर्जी। और इस बाइंडिंग एनर्जी को इसके न्यूक्लियन नंबर से, यानी एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड कर दें तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त हो जाएगी, जिसको हम डेल्टा बी एन कहेंगे। इसका नाम है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि ये इंडिविजुअल न्यूक्लियन की एनर्जी निकल गई। अब अब क्या किया कि जो ये एवरेज एनर्जी है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका एटॉमिक मास नंबर के साथ क्या वेरिएशन है, क्या लिंकेज है, इस ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर देखेंगे कि जब हमने इनका ग्राफ बनाया तो इस ग्राफ के बेनिफिट क्या है, इसके कंक्लूजन क्या रहे। तो पहले पढ़ लीजिए कि हमारा जो टॉपिक है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस। कोई भी एक न्यूक्लियस होगा, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और उन दोनों की नंबरिंग का सम है, यानी सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज द एटॉमिक मास नंबर। और जो टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी है उस न्यूक्लियस की, उसको अगर हम एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड कर दें तो वो हमारी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकल जाएगी। यानी क्या है? इट इज द एवरेज एनर्जी वी हैव टू स्पेंड टू रिमूव ए न्यूक्लियन फ्रॉम दैट न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यानी इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जब हमने सारे न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को, यानी न्यूक्लियनों को एक स्मॉल स्फेयर के अंदर, एक छोटे से पार्ट के अंदर कंबाइंड कर रखा, एक न्यूट्रॉन को या एक प्रोटॉन को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं न्यूक्लियन को वहां से उठाएं और उसको इनफाइनाइट पे छोड़ के आए। इनफाइनाइट छोड़ने का मतलब हो गया कि इसका जो रीजन है, जहां तक इसका इंपैक्ट है, उससे बाहर कर दिया।
तो इसके लिए जितनी एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, वो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा। हमने क्या किया कि जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट के लिए ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। और हर एक एलिमेंट के लिए जब एक्सपेरिमेंट किया, हाइड्रोजन के लिए, उसके आइसोटोप के लिए, अलग अलग एलिमेंटों के लिए जब हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हम यहां फॉर्मूला लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका फॉर्मूला जो बनेगा, इसको मैंने डेल्टा ई बी एन अपॉन, या ये ऐसे कह लो कि इज इक्वल टू एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ईबी नाम दे दो इसका, ईबी डेल्टा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन। और आपको पता नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए के बराबर होता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा डेल्टा ई बी अपॉन ए, और इसको मैंने लिख दिया डेल्टा ई बी एन। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज शब्द यूज कर सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टू एटॉमिक मास नंबर, गेट ग्राफ as shown in diagram, इस ग्राफ ऐसा मिला हमें। ध्यान रखना है इसमें क्या बेनिफिट है, इस ग्राफ के कंक्लूजन क्या है। जैसे जैसे हम इस जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके ऊपर हमने एटॉमिक मास नंबर लिया 0, 50, 100, 150, 200, 250 ऐसे करके, यानी 0 से लेके हमारे एटॉमिक मास नंबर का इंक्रीमेंट ऑर्डर है। और इस डायरेक्शन में हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ली, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये ध्यान रखना। इसकी जो वैल्यू है वो है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। जैसे हमने देखा कि सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को कंसीडर किया, जब हाइड्रोजन को कंसीडर किया तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 1 से भी कम रही, तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते गए और उस एलिमेंट की या उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट की, तो इस तरह का वेरिएशन हमें दिखाई दिया। इसमें आप नोट करके देखें, ये 50 वैल्यू है। इस तरीके से आप 50 को इंक्रीज करेंगे, ये वैल्यू आपकी लगभग 30 के आसपास ये वैल्यू होगी आपकी, ये वैल्यू है लगभग 30 के आसपास है, 30 के। और ये वैल्यू आप नोट करेंगे तो लगभग 170 के आसपास होगी, लगभग 170 कह सकते हो आप इसको। हम ज्यादातर ये देख पाए कि 30 से कम के एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट देखो 30 से कम एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास नंबर 30 से कम है, उनमें ज्यादातर की एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो कम मिली। और 170 से ज्यादा एलिमेंट के देखोगे, जो आगे की तरफ एलिमेंट हमारे जितने भी आएंगे, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखी वो भी कम मिली हमें। लेकिन जो 30 से 170 के बीच में है, आप उनमें देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है और उनमें वेरिएशन भी बहुत कम है, यानी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के हैं। और जो ये फेरस 56 है, ये वाला एलिमेंट है जो, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा मिली। कुछ चीज यहां भी देखने को मिली कि किसी भी पीरियड के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर, जिस एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर 4 का मल्टीपल का मतलब होता है 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, इस तरह से 4 का मल्टीपल जिसका भी एटॉमिक मास नंबर था, वो एलिमेंट पीक पे हमें ऑब्टेन हुए। जैसे ये हीलियम है, हीलियम 4 होता है, इससे आगे कार्बन 12 देखा हमने, ऑक्सीजन 16 देखा। इनके जो एटॉमिक मास नंबर है वो 4 के मल्टीपल थे। ये क्या हुए, अपने ग्रुप में इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी थी पर न्यूक्लियन वो सबसे
ज्यादा थी। इस तरीके का ग्राफ हमें मिला। इस ग्राफ के कंक्लूजन क्या थे, हम एक एक को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं कि इस ग्राफ के कंक्लूजन क्या है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप नोट्स बना सके। देखिए इसके कंक्लूजन क्या है इस ग्राफ के, हम इस ग्राफ के कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और काफी अच्छे कंक्लूजन हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर, this graph gives this some important fact and some important conclusion which are very helpful to understand the concept of radioactivity, mean nuclear fission as well as nuclear fusion reaction. So we discuss one by one. First you take the screenshot of this, then you make the notes. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए फर्स्ट कंक्लूजन है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एवरी न्यूक्लियाई इज पॉजिटिव। इससे हमें क्या मिलता है कि हमने देखा कि ये ग्राफ अपवर्ड साइड में है, ये पॉजिटिव साइड होती है, आप सबको पता है ये पॉजिटिव है, और इस साइड में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होती है। तो यहां हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये वाली जो वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपवर्ड साइड में इस ग्राफ में, इसकी वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव वैल्यू आई। पॉजिटिव वैल्यू आने का ये मतलब है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, यानी जो फोर्स न्यूक्लियस में न्यूक्लियन को टाइटली बाउंड किए हुए है, उसकी नेचर अट्रैक्टिव नेचर है। ये हमें पता लग गया कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज पॉजिटिव, इट रिप्रेजेंट दैट न्यूक्लियन tightly bound inside the nucleus by the strong attractive force. फर्स्ट कंक्लूजन ये निकला। सेकंड कंक्लूजन में हमें ये पता लग गया इसके कि ये जो ग्राफ आप ये पीक पे देखेंगे, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, जो भी अपनी लाइन में सबसे पीक पे हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपैरिजन टू द अदर, और एज कंपैरिजन टू द रिलेटिव एलिमेंट लाइन दैट ग्रुप। और जो पीक पे हमें मिले उनको हम देख सकते हैं कि उनका एटॉमिक मास नंबर था वो 4 के मल्टीपल में था। तो हमें सेकंड मिला कि पीक पॉइंट ऑफ द ग्राफ आर ऑब्टेन कोरस्पोंडिंग टू द एलिमेंट ऑफ मास नंबर 4, 12, 16 etc। यानी जिन भी एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर 4 का मल्टीपल में मिलते हैं, 4 मिले, 8 मिले, 12 मिले, 16 मिले, वो अपनी ग्रुप में सबसे पीक पे मिले, इसका मतलब है अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट वो थे। थर्ड कंडीशन क्या मिली हमें इसमें, हम थर्ड कंडीशन में देखते हैं कि जैसे जैसे हमने एटॉमिक मास नंबर की वैल्यू को राइज किया, तो ये आप देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये फेरस के ऊपर जाके सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है इसकी। फेरस पे पीक मिला तो इसका मतलब स्टार्टिंग में आपकी बाइंडिंग एनर्जी राइज हुई, उसके बाद ये ग्रेजुअली डिक्रीज हुई। ग्रेजुअली डिक्रीज का मतलब है धीरे धीरे कम हुआ। एज मास नंबर इंक्रीजेस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आल्सो इंक्रीजेस बट बिकेम मैक्सिमम एट फेरस। कहां पे मैक्सिमम हुई, फेरस पे। एक थोड़ा सा करेक्शन इसमें करें कि आजकल जो एनसीईआरटी ने जो कहा है वो निकल 64 को स्टेबल माना है। जब भी स्टेबल एलिमेंट की बात करें तो एनसीईआरटी ने नया अमेंडमेंट किया है, निकल 64 को फेरस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग स्टेबल एलिमेंट माना है। और आफ्टर दैट ग्रेजुअली गोज ऑन डिक्रीजिंग, इसके बाद देखेंगे तो धीरे धीरे ये कम होने लगती है। और फोर्थ कंक्लूजन इस ग्राफ का ये मिला कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द मिडल न्यूक्लियाई, मिडल न्यूक्लियाई का मतलब है 30 से लेके 170 के बीच के एलिमेंट, यहां से यहां तक के जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट की बात की है, ये मिडल एलिमेंट है, और इनकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट है। यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल कैटेगरी में आते हैं। इससे अगर कम वाले देखोगे वो लेस स्टेबल हैं, इससे ज्यादा वाले देखोगे वो भी लेस स्टेबल हैं। तो मिडल एलिमेंट हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं, और उनकी जो वैल्यू है लगभग कांस्टेंट है 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। पांचवा कंक्लूजन इसमें यह है कि एटॉमिक नंबर जिसका 30 से कम है, यानी ये 30 से लेस वाले इस साइड वाले एलिमेंट जितने भी हैं वो मिडल एलिमेंट के कंपैरिजन में इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कम है इनकी, तो इसका मतलब ये अनस्टेबिलिटी को शो करेंगे।
अब इनको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो लाइट न्यूक्लियाई है, स्टेबल होने के लिए इनको यहाँ हाई न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हैवी न्यूक्लियाई में। और जब लाइट न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियाई में तभी कन्वर्ट होंगे, उनका मास नंबर तब राइज होगा जब वो कंबाइन करेंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइटर न्यूक्लियाई कन्वर्ट इनटू द हैवियर न्यूक्लियाई, दिस फिनोमिना इज नोन एज द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमें पता लग गया कि जो लाइट न्यूक्लियाई है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी को इनके होने के लिए इनको हैवियर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और लाइटर न्यूक्लियाई जब कंबाइन होके हैवियर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करती है तो उस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। और लास्ट कंक्लूजन है हायर हैवियर न्यूक्लियाई यानी 170 से ज्यादा वाली है, इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है। अब इन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी कम है तो ये भी क्या करेंगे, मिडल न्यूक्लियाई जो हाई स्टेबल न्यूक्लियाई है उसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगी। और ये कभी कब कन्वर्ट हो सकते हैं, ये पहले ही हैवियर है, लाइटर में कन्वर्ट होना है, लाइटर में कन्वर्ट होने के लिए इनको टूटना पड़ेगा। और टूटने की प्रक्रिया है, जो न्यूक्लियाई के टूटने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। इसलिए ध्यान रखना कि जो हैवियर न्यूक्लियाई होती है हमारी 170 से आगे, ये रेडियो एक्टिव फिनोमिना शो करती हैं। और जो लाइटर न्यूक्लियाई होती हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस शो करती हैं। ये इसके बेसिक कंक्लूजन थे, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर बात करेंगे।